हेलो बच्चों, केमिस्ट्री पाठशाला में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम रासायनिक संयोग पर आधारित कुछ आंकिक प्रश्नों को हल करेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको समझाया था कि रासायनिक संयोग के नियम कौन कौन से हैं और उनके आधार पर हम आज कुछ न्यूमेरिकल प्रश्न हल करेंगे। तो बच्चों, हम स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। इसमें हम कुछ ऐसे न्यूमेरिकल्स करेंगे जो नॉर्मली एग्जाम में आपसे पूछ लिए जाते हैं। तो चलिए कुछ प्रश्नों को देखते हैं। जैसे हमारे पास पहला प्रश्न है, 4.2 ग्राम सोडियम बाइकार्बोनेट को 12 ग्राम एसिटिक एसिड में मिलाया गया। तो इस अभिक्रिया में 4.2 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न हुई और 12 ग्राम अवशेष बचा। तो बताइए कि ये प्रेक्षण रासायनिक संयोग के किस नियम की पुष्टि करते हैं। देखिए बच्चों, ये द्रव की अविनाशिता या द्रव्यमान संरक्षण के नियम पर आधारित एक प्रश्न है। इस प्रकार के प्रश्नों में हम यह सिद्ध करेंगे कि अभिकारकों का द्रव्यमान और उत्पादों का द्रव्यमान समान है। देखिए, यहां हमारे पास दो अभिकारक हैं। एक है सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 और दूसरा है एसिटिक एसिड CH3COOH। इन दोनों की अभिक्रिया से एक लवण बनता है जो सॉलिड स्टेट में होगा और इसी के साथ इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी निकलती है। तो देखिए, यहां हमें बताया गया कि सोडियम बाइकार्बोनेट 4.2 ग्राम है, जबकि एसिटिक एसिड 12 ग्राम है। कार्बन डाइऑक्साइड का भार 4.2 ग्राम है और जो अवशेष बना है वो 12 ग्राम है। तो आपको ये देखना है कि इन दोनों अभिकारकों का कुल मास कितना है। तो आप देख सकते हैं कि 4.2 प्लस 12.0, तो ये कुल मास हुआ 16.2 ग्राम। अब इधर देखिए, जो उत्पाद हैं 12 ग्राम और 4.2 ग्राम, जब आप इनको ऐड करेंगे तो ये भी 16.2 ग्राम आएंगे। तो आप देख सकते हैं कि यहां अभिकारकों का द्रव्यमान और उत्पादों का द्रव्यमान समान है, इसलिए ये द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार है। द्रव्यमान संरक्षण का नियम, देखिए इस नियम की पुष्टि यहां हो रही है। तो देखिए बच्चों कि कुछ प्रश्न तो आपसे इस तरह से पूछे जाएंगे जहां आपको ये सिद्ध करना है कि ये नियम जो डेटा हमें दिया है ये किस नियम पर आधारित है। चलिए अब थोड़ा सा हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि अगले प्रश्न में हमारे से क्या पूछा जा रहा है। देखिए, अगले प्रश्न में हमें कहा गया 4.9 ग्राम KClO3 को गर्म करते हैं तो 1.92 ग्राम ऑक्सीजन प्राप्त होती है तथा शेष KCl का द्रव्यमान 2.98 ग्राम प्राप्त होता है। सिद्ध कीजिए कि ये आंकड़े द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करते हैं। तो देखिए बच्चों, पहले की तरह इस बार हमारे पास अभिकारक है पोटेशियम क्लोरेट KClO3 और जब आप इसे गर्म करेंगे तो आपको KCl मिलेगा और साथ में ऑक्सीजन मिलेगी। देखिए बच्चों, ये संतुलित अभिक्रिया नहीं है, हमने सिर्फ जो न्यूमेरिकल में बात बताई गई है उसको लिखा हुआ है। यहां हमें बताया गया कि पोटेशियम क्लोरेट का द्रव्यमान 4.9 ग्राम है, जबकि KCl का द्रव्यमान 2.98 ग्राम है और ऑक्सीजन का द्रव्यमान
1.92 ग्राम है। तो यदि ये आंकड़े द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करते हैं तो अभिकारकों के कुल द्रव्यमान उत्पादों के कुल द्रव्यमान के बराबर होंगे। आप देख सकते हैं अभिकारक का द्रव्यमान 4.9 ग्राम है। चलिए देखते हैं कि उत्पादों के द्रव्यमान कितने हैं। 2.98 प्लस 1.92, इनको हम ऐड कर लेते हैं। तो ये हुआ 10, 9 और 4। आप देख सकते हैं कि ये भी 4.9 ग्राम ही हैं। तो क्योंकि अभिकारकों और उत्पादों के द्रव्यमान समान हैं तो आप कह सकते हैं कि ये आंकड़े द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहां हमें कहा गया 170 ग्राम सिल्वर नाइट्रेट की अभिक्रिया 58.5 ग्राम सोडियम क्लोराइड से कराते हैं। तो 143.5 ग्राम सिल्वर क्लोराइड तथा 85 ग्राम सोडियम नाइट्रेट प्राप्त होता है। दर्शाइए कि ये आंकड़े द्रव्य के अविनाशिता के नियम की पुष्टि करते हैं। तो देखिए यहां एक बार फिर आपको अभिकारकों और उत्पादों के द्रव्यमान बराबर दिखाने हैं। देखिए यहां आपसे कहा गया कि सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 की अभिक्रिया सोडियम क्लोराइड NaCl के साथ कराई जा रही है, जिससे AgCl का सफेद अवक्षेप बनेगा और साथ में सोडियम नाइट्राइट भी बनेगा NaNO3। तो जो डेटा हमें दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग सिल्वर नाइट्रेट का द्रव्यमान 170 ग्राम है, जबकि सोडियम क्लोराइड 58.5 ग्राम है। इससे सिल्वर क्लोराइड बनता है 143.5 ग्राम और सोडियम नाइट्रेट बनता है 85 ग्राम। तो पहले की तरह आपको अभिकारकों का कुल द्रव्यमान ज्ञात करना है। तो देखिए ये हुआ 170.0, इसमें आपको ऐड करना है 58.5। तो देखिए ये कितना हुआ 5, 8, 2 और 2, 228.5 ग्राम। इसी तरह आपको देखना है कि उत्पादों के कुल द्रव्यमान कितने हैं। 143.5 में आप ऐड करेंगे 85 ग्राम को। तो चलिए इसको भी जोड़ लेते हैं। 5, 8, 2, 2। आप देख सकते हैं कि उत्पादों का द्रव्यमान भी 228.5 ग्राम। तो द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार यदि अभिकारकों का कुल द्रव्यमान उत्पादों के कुल द्रव्यमान के बराबर है तो हमारा नियम पुष्ट हो रहा है। ठीक है ना बच्चों। तो चलिए अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न हमारे पास है वो कहता है कि कैल्शियम कार्बोनेट के एक नमूने में कैल्शियम 40% है, कार्बन 12% है, जबकि ऑक्सीजन 48% है। तो आपको ये बताना है कि यदि स्थिर अनुपात का नियम सत्य है तो 1.5 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट में कितने ग्राम कैल्शियम होगा, कितने ग्राम कार्बन होगा और कितने ग्राम ऑक्सीजन होगा। पहले हम बात कर लेते हैं कि स्थिर अनुपात का नियम क्या है। इस नियम के अनुसार किसी यौगिक में उसके घटक तत्वों का भारानुपात सदैव नियत रहता है और इस बात पर निर्भर नहीं करता कि यौगिक को किस स्रोत से प्राप्त किया गया है या किस विधि से बनाया गया। तो अब देखिए बच्चों, जो कैल्शियम कार्बोनेट है CaCO3, अब आप इसको किसी भी विधि से बनाइए, किसी भी विधि से आप इसे बनाइए, इसमें कैल्शियम, कार्बन और ऑक्सीजन की परसेंटेज यही रहने वाली है। कैल्शियम 40%, कार्बन 12% और ऑक्सीजन 48%।
तो अब देखिए, यदि कैल्शियम 40% है तो इसका क्या मीनिंग हुआ कि कैल्शियम कार्बोनेट के 100 ग्राम्स के अंदर कैल्शियम 40% है। ठीक है ना। देखिए, यदि आप 40% कैल्शियम बता रहे हैं तो इसका मीनिंग होगा कि 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट में कैल्शियम बराबर है 40 ग्राम। यानी जो 1 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट है, यदि हमारे पास 1 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट हो तो इसमें कैल्शियम कितना होगा, 40/100 ग्राम। और जैसा कि हमें प्रश्न में दिया हुआ है 1.5 ग्राम, तो इसमें कितना होगा, 1.5 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट में कैल्शियम होगा 40 इंटू 1.5/100। ठीक है बच्चों। तो देखिए, आप इस जीरो से ये जीरो हटा सकते हैं, तो 1.5 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, तो ये आ गया 6.0/10। और जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपको 0.6 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट मिल जाएगा। अब देखिए बच्चों, इसी तरह से हम कार्बन का मास भी निकालेंगे। तो देखिए, हम अब इसको सीधा ही कर लेते हैं, आपको इस तरह से करना है। तो जो कार्बन का द्रव्यमान है वो होगा 12/100, क्योंकि 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट में 12 ग्राम कार्बन है, इंटू 1.5। तो देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा कि 12 और 1.5 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो देखिए, 12 को 5 से मल्टीप्लाई करिए, 12×5 = 60 होते हैं, 12×12 और 6 18, यानी ये आ गया 18 ग्राम/100। और जब आप 18 ग्राम को 100 से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 0.18 ग्राम। इसी तरह चलिए ऑक्सीजन का जो अमाउंट है उसे भी निकाल लेते हैं। तो ये होगा 48/100, क्योंकि 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट में 48 ग्राम ऑक्सीजन है, इंटू 1.5। तो सबसे पहले आपको 48 और 15 को मल्टीप्लाई करना होगा। तो हम 15 को 8 से मल्टीप्लाई करते हैं, 15×8 = 120, 15×4 = 60 और 12 = 72, 72। तो ये आ गया 72 ग्राम। तो इसको आप 100 से डिवाइड कर दीजिए तो ये आ जाएगा 0.72 ग्राम। तो देखिए, इस प्रकार कैल्शियम का द्रव्यमान आया 0.6 ग्राम, कार्बन का 0.18 ग्राम और ऑक्सीजन का 0.72 ग्राम। तो अपने आंसर को चेक करने के लिए हम एक बार इनको जोड़ लेते हैं, 0.60, 0.18 और 0.72। तो देखिए, 8 और 2 10 और ये हो गया 5 1, यानी 1.5 ग्राम। जितना आपके पास कैल्शियम कार्बोनेट था उतना ही ये आपके पास आ गया। ठीक है बच्चों। तो ये स्थिर अनुपात के नियम पर आधारित एक प्रश्न था। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपको कहता है कि 2.75 ग्राम क्यूप्रिक ऑक्साइड को हाइड्रोजन के प्रवाह में गर्म करने पर 2.196 ग्राम तांबा बचता है। एक अन्य प्रयोग में 2.358 ग्राम तांबे को नाइट्रिक अम्ल में विलेकर कॉपर नाइट्रेट बनाया गया। प्राप्त कॉपर नाइट्रेट को जलाकर क्यूप्रिक ऑक्साइड बनाया गया, जिसका द्रव्यमान 2.952 ग्राम प्राप्त हुआ। दिखाइए कि ये परिणाम स्थिर अनुपात के नियम की पुष्टि करते हैं। देखिए बच्चों, ध्यान दीजिए कि स्थिर अनुपात के नियम में दो तत्व आपस में क्रिया करके दो या दो से अधिक तरह के जो सैंपल हैं वो बनाते हैं। यानी इसमें क्या होगा कि आपके पास दो सैंपल होंगे, किसी एक यौगिक के दो सैंपल होंगे। तो हमें ये दिखाना है कि उन दोनों सैंपल्स में उनके घटक तत्वों का अनुपात एक जैसा है।
तो देखिए यहाँ जो हमें प्रश्न दिया गया है इसमें कॉपर ऑक्साइड के दो सैंपल है। देखिए एक CuO फर्स्ट सैंपल है और एक CuO सेकंड सैंपल है। जो फर्स्ट सैंपल है इसमें आपको बताया गया कि 2.75 ग्राम क्यूप्रिक ऑक्साइड है, यानी जो CuO का द्रव्यमान है वो आपको प्रश्न में दिया हुआ है 2.75 ग्राम, 2.75 ग्राम। और जब आप इसको हाइड्रोजन के प्रवाह में गर्म करते हैं तो 2.196 ग्राम कॉपर बचता है, यानी जो कॉपर का द्रव्यमान है वो 2.196 ग्राम है। तो देखिए बच्चों, इसका मतलब ये हुआ कि जो इन दोनों द्रव्यमानों का डिफरेंस है वो ऑक्सीजन का द्रव्यमान है। तो हम कहेंगे देयरफॉर ऑक्सीजन का द्रव्यमान ये कितना होगा। देखिए मैं इसे यहाँ से घटा लेता हूँ, तो 15 में से 6 गए 9 बचेंगे, और 6 में से 1 गया 5 बचेगा। 2 पॉइंट्स, सॉरी ये थोड़ा गलत हो गया, ये 2.750 ग्राम। तो देखिए हम यहाँ इसे अलग से घटा लेते हैं, 2.750 माइनस 2.196। तो देखिए यहाँ 10 में से आप 6 घटाएंगे तो 4 बचेंगे, 14 में से 9 घटाएंगे 5 बचेंगे, 6 में से 1 घटाएंगे 5 बचेंगे, और ये 0। तो ऑक्सीजन का जो मास आएगा वो 0.554 ग्राम। तो अब देखिए अगर आपको यहाँ कॉपर और ऑक्सीजन इनके द्रव्यमानों में अनुपात निकालना हो, यानी Cu अनुपात O, तो आपको क्या करना पड़ेगा कि कॉपर के द्रव्यमान को Cu के द्रव्यमान से आपको डिवाइड करना पड़ेगा। यानी आप 2.196 ग्राम को 0.554 से डिवाइड करेंगे और ये लगभग 4:1 आ जाएगा। जब आप इसे डिवाइड करेंगे तो लगभग 5 चौक 20, लगभग 4 और 1, 4:1 ये आ जाएगा। अब इसी तरह जो हमारे पास दूसरा सैंपल है उसमें देखिए, इसमें कहा गया कि 2.358 ग्राम तांबे को नाइट्रिक अम्ल में विलय किया गया, यानी यहाँ आपको पहले कॉपर का मास दिया हुआ है। तो कॉपर का द्रव्यमान कितना है, कॉपर का द्रव्यमान यहाँ दिया हुआ है 2.358 इतने ग्राम, और जब इसे क्यूप्रिक ऑक्साइड बनाया गया तो उसका द्रव्यमान है 2.952, यानी CuO का द्रव्यमान है 2.952 ग्राम। तो अब देखिए यहाँ भी हम पहले की तरह ऑक्सीजन का द्रव्यमान निकाल लेंगे। ऑक्सीजन का द्रव्यमान होगा, तो देखिए कितना होगा 2.952, इसमें से आपको घटाना है 2.358। तो चलिए इसको माइनस करते हैं। देखिए यहाँ 12 में से जब आप 8 माइनस करेंगे तो 4 बचेंगे, 14 में से 5 9 बचेंगे, 8 में से 3 5 बचेंगे और 0। तो देखिए इस तरह से ये 0.594 आता है इतने ग्राम। ठीक है, तो एक बार फिर हम यहाँ कॉपर और ऑक्सीजन के जो द्रव्यमान है उसमें अनुपात निकाल लेंगे, Cu अनुपात O। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि कॉपर के द्रव्यमान को 2.358 को आपको डिवाइड करना होगा ऑक्सीजन के द्रव्यमान से, यानी 0.594। तो देखिए बच्चों, आप फिर एक बार मोटा मोटा सा देख सकते हैं, जब आप इसे डिवाइड करेंगे तो इसे अगर हम राउंड ऑफ करें तो 0.6 और इसे 2.4, तो लगभग ये भी 4:1 ही आएगा। तो आप देख सकते हैं कि दोनों जो सैंपल हैं उन दोनों सैंपल्स में ही तत्वों का भारानुपात समान है। तो इसलिए आप कह सकते हैं कि ये डेटा स्थिर अनुपात के नियम के अनुसार है। तो मैं समझता हूं बच्चों कि आपको ये प्रश्न हल करने समझ आ रहे होंगे। तो चलिए अब हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि उसमें हमें क्या कहा गया। देखिए अगले प्रश्न में हमें कहा गया कि हाइड्रोजन परऑक्साइड तथा जल में क्रमशः 5.93% और 11.2% हाइड्रोजन पाई जाती है।
सिद्ध कीजिए कि ये आंकड़े गुणित अनुपात के नियम की पुष्टि करते हैं। देखिए बच्चों, जहां तक गुणित अनुपात का सवाल है तो इसमें ये कहा जाता है कि यहाँ दो तत्व होंगे और वो दो तत्व एक दूसरे के साथ अलग अलग कंडीशंस में रिएक्शन करने के बाद दो या दो से ज्यादा यौगिक बनाएंगे। तो इनमें से किसी एक तत्व का द्रव्यमान यदि आप निश्चित कर लेते हैं, यानी दोनों यौगिकों में उसका द्रव्यमान समान कर लेते हैं, तो आपको उसके साथ कंबाइन होने वाले दूसरे तत्व के यौगिकों में एक सरल पूर्णांक अनुपात मिलेगा। ठीक है ना बच्चों? तो देखिए यहां जो कंडीशन दी हुई है उसके अकॉर्डिंग हमारे पास एक तो H2O2 है, हाइड्रोजन परऑक्साइड, और एक हमारे पास H2O है। ये दो यौगिक हैं जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इन दो तत्वों से बने हैं। देखिए पहले तत्व में जो हाइड्रोजन की परसेंटेज दी हुई है वो है 5.93 5.93, और दूसरे यौगिक में जो हाइड्रोजन की परसेंटेज दी हुई है वो है 11.2%। ठीक है, तो इसका मीनिंग ये हुआ क्योंकि यहां सिर्फ दो ही तत्व हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अगर हाइड्रोजन 5.93 है तो बाकी जो परसेंटेज बची वो ऑक्सीजन की परसेंटेज है, यानी परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन। तो देखिए जो परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन है उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको 100 में से माइनस कर देंगे। ठीक है, तो अब देखिए यहां हम इसको 100 में से माइनस कर देते हैं 5.93 को। तो देखिए हमारे पास कितनी ऑक्सीजन बची। देखिए यहाँ जब आप 10 में से 3 घटा देंगे तो 7 बचेंगे, 9 में से 9 0, और 9 में से जो 5 जब आप घटाएंगे तो 8 और 9, यानी 94.07% आपको बचेगी। 94.07%। आप देख सकते हैं 7 और 3 10, 9 और 1 10, 4 और 1 5, और 95 और 500। ठीक है, तो इसी तरह देखिए कि यहाँ परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन कितनी है, तो आप इसे 100 में से माइनस करिए। 100 में से आपने माइनस किए 11.2, तो देखिए यहाँ आप 10 में से 2 घटा दीजिए 8, 9 में से आप 1 घटाएंगे 8, और 9 में से 1 घटाएंगे 8, तो ये आपको आ जाएगी 88.8%। अब आपको क्या करना है बच्चों कि इन दोनों तत्वों में से किसी एक तत्व के द्रव्यमान दोनों में समान करने हैं, इसमें भी और इसमें भी। आप देख सकते हैं कि यहाँ किसी भी तत्व के द्रव्यमान समान नहीं है, यहाँ अलग है, यहाँ अलग है। इसी तरह ऑक्सीजन भी अलग अलग है, तो आप इनमें से किसी एक को एक समान करें। और इसका तरीका यह है कि आप इसको 1 ग्राम के लिए ज्ञात कीजिए। देखिए आपको जो कंडीशन दी हुई है इससे पता लग रहा होगा कि सिंस 5.93 ग्राम, देखिए अब हम इसको ग्राम इसलिए ले पा रहे हैं क्योंकि हमने टोटल 100 पूरा कर दिया। तो 5.93 ग्राम हाइड्रोजन से जुड़ी है। अब देखिए यहाँ कितनी कितनी ऑक्सीजन जुड़ी है उसको देखिए, 94.07 ग्राम ऑक्सीजन। तो अब 1 ग्राम हाइड्रोजन के साथ कितनी ऑक्सीजन होगी वो आप देखिए, 94.07 अपॉन 5.93। तो देखिए बच्चों अगर आप इसको डिवाइड करें, मैं मोटा मोटा सा डिवाइड कर रहा हूं, आप इसे एक्सेक्ट डिवाइड करके देख लीजिए, तो लगभग हमें 16 ग्राम ऑक्सीजन मिलेगी। अब यही बात आप यहां भी करके देखिए, क्योंकि 11.2 ग्राम हाइड्रोजन से जुड़ी है। देखिए यहाँ कितने कितने ग्राम ऑक्सीजन है, 88.8 ग्राम, 88.8 ग्राम। तो 1 ग्राम से कितनी होगी, 1 ग्राम हाइड्रोजन से कितनी ऑक्सीजन होगी, 88.8 अपॉन 11.2। तो अब आप इसको डिवाइड कर लीजिए, तो ये मोटा मोटा सा आप देखिए तो ये 8 आ जाएगा, 8 ग्राम। अब देखिए बच्चों कि हाइड्रोजन परऑक्साइड और जल में हमने हाइड्रोजन के द्रव्यमान को समान कर लिया, 1 ग्राम और 1 ग्राम।
इस तरह के न्यूमेरिकल्स में आपको हर बार यही करना है। तो आपको ये देखना है कि 1 ग्राम हाइड्रोजन के साथ यहाँ जो ऑक्सीजन कंबाइन हुए हैं वो 16 ग्राम है, और यहाँ 8 ग्राम ऑक्सीजन कंबाइन हुए। तो यदि आप इनमें अनुपात देखते हैं तो आपको एक सरल पूर्णांक अनुपात मिलेगा 2:1। अब देखिए बच्चों, ये एक सरल पूर्णांक अनुपात, ये सरल पूर्णांक अनुपात है। तो इससे किस नियम की पुष्टि होती है? गुणित अनुपात के नियम की पुष्टि होती है। तो आपको ये प्रश्न भी समझ में आया होगा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। देखिए यहां हमें कहा गया कि निम्नलिखित आंकड़ों से दर्शाइए कि फास्फोरस के क्लोराइड गुणित अनुपात के नियम की पुष्टि करते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि यहाँ हमारे पास देखिए दो अलग अलग क्लोराइड हैं, और हमें इनमें ये सिद्ध करना है कि ये गुणित अनुपात के नियम के अनुसार है। तो देखिए हम इसे फिर लिख लेते हैं। ये हमारे पास पहला क्लोराइड है, पहला क्लोराइड, और ये हमारे पास दूसरा क्लोराइड है, दूसरा क्लोराइड। तो चलिए देखते हैं कि यहाँ हमें क्या कंडीशन दी हुई है। पहले क्लोराइड में जो फास्फोरस है वो 22.54% है, और दूसरे क्लोराइड में 12.7% है। इसी तरह पहले क्लोराइड में फास्फोरस की क्लोरीन की परसेंटेज 77.46 है, और इसी तरह दूसरे क्लोराइड में क्लोरीन की प्रतिशत 87.3% है। तो देखिए बच्चों, जैसा मैंने आपको बताया था कि हमें जो एक तत्व है इनमें से कोई एक तत्व, उसके लिए भार दोनों यौगिकों में हमें समान करना होगा। तो उसके लिए मैंने आपसे क्या बताया था? मैंने आपसे बताया था कि आप 1 ग्राम लेकर के चलेंगे। यदि आप 1 ग्राम से कराएंगे तो ये आसानी से हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि अब यहाँ 22.54 ग्राम फास्फोरस के साथ 77.46 ग्राम क्लोरीन, ठीक है। तो 1 ग्राम के साथ कितना होगा? 1 ग्राम फास्फोरस के साथ कितना होगा? अब आप देखिए 77.46 अपॉन 22.54। तो अब आपको इसे डिवाइड करना है। 77.46 को आप डिवाइड करेंगे 22.54 से, तो ये लगभग आपको 3.44 के करीब ये डिवाइड करने से आ जाएगा, 3.44 ग्राम। अब देखिए बच्चों, ऐसा ही हमें यहाँ भी करना है। तो देखिए मैं आपको इसे डायरेक्ट कर देता हूँ। 1 ग्राम फास्फोरस के साथ होगा 87.3 अपॉन 12.7 ग्राम फास्फोरस। तो 87.3 को आपको डिवाइड करना है 12.7 से। तो जब आप इसे डिवाइड करके देखेंगे, आप इसे डिवाइड करके देखिए, तो ये लगभग 6.88 ग्राम आ जाएगा। अब इन दोनों द्रव्यमानों में आपको अनुपात ज्ञात करना है। तो आप देख सकते हैं कि ये सीधा सीधा 1:2, 1:2 का एक सरल पूर्णांक अनुपात है, ठीक है ना बच्चों। तो अब इससे क्या सिद्ध हुआ कि ये गुणित अनुपात के नियम की पुष्टि कर रहे हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में हमें कहा गया कि 12 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट को तब तक गर्म किया गया जब तक उसका भार स्थिर ना हो जाए, यानी उसमें से जो भी गैसेस वगैरह निकलनी है वो सब निकल जाए, और इसका अंतिम द्रव्यमान 6.72 ग्राम पाया गया। तो इससे कार्बन डाइऑक्साइड की कितनी मात्रा रिलीज होगी, ये आपको ज्ञात करना है। देखिए बच्चों, जब आप कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करते हैं तो ये कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है। तो देखिए हमारे पास 12 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट था, और जब इसका रिएक्शन पूरी हुई तो हमें इसका द्रव्यमान 6.72 ग्राम
मिला। अब हमें बताना है कि जो CO2 गैस बनी है वो कितनी है। देखिए बच्चों, ये प्रश्न द्रव्यमान संरक्षण के नियम पर आधारित है। आप मान लीजिए कि CO2 का जो द्रव्यमान यहां बना वो x ग्राम, तो द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों का द्रव्यमान उत्पादों के द्रव्यमान के बराबर होता है। देखिए, अभिकारकों का द्रव्यमान और उत्पादों का द्रव्यमान। तो अभिकारकों का द्रव्यमान देखिए हमारे पास कितना है। पहले हम इसे पूरा कर लेते हैं। अभिकारकों का द्रव्यमान ये आपको हमेशा बराबर रखना है उत्पादों के द्रव्यमान, उत्पादों का द्रव्यमान। तो जैसा कि आप प्रश्न में देख पा रहे हैं कि अभिकारकों का द्रव्यमान तो 12 ग्राम है और उत्पादों का द्रव्यमान 6.72 प्लस x ग्राम है। तो क्योंकि दोनों ये बराबर हैं तो हम ये भी कह सकते हैं कि x इज इक्वल 12 ग्राम माइनस 6.72 ग्राम। अब आप इसको डिवाइड कर लीजिए। देखिए, 12.00 में से आपको माइनस करना है 6.72 ग्राम। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ 8, यहाँ 2 और यहाँ 5 बचे, यानी ये 5.28 ग्राम CO2 यहाँ बनी हुई है। तो ये भी एक प्रश्न हमने हल कर लिया। तो चलिए अब हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमें कह रहा है कि जब 5.2 ग्राम सोडियम कार्बोनेट को 12 ग्राम एसिटिक एसिड के विलयन में डाला जाता है। देखिए, यहाँ फिर सोडियम बाइकार्बोनेट और एसिटिक अम्ल आपस में क्रिया कर रहे हैं। तो 3.2 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है और जो अवक्षेप मिलता है वो 14 ग्राम है। आपको ये सिद्ध करना है कि ये प्रेक्षण द्रव्यमान संरक्षण नियम की पुष्टि करता है। देखिए बच्चों, ये सेम उसी तरह का प्रश्न है जो हमने सबसे पहला इस वीडियो में हल किया। तो आप उस प्रश्न की सहायता से इस प्रश्न को अपने आप होमवर्क में सॉल्व करेंगे। आप समझ लीजिए कि ये आपके लिए होमवर्क है और आपका जो भी आंसर आए वो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। तो देखिए बच्चों, ये हमारी आज की वीडियो थी जिसमें हम रासायनिक संयोग के नियमों पर आधारित कुछ आंतरिक प्रश्नों को हल कर रहे थे। अगली वीडियो में हम बात करेंगे परमाणु, अणु और मोल की। तब तक के लिए आप अपनी पढ़ाई जारी रखिए। धन्यवाद।